तो देखें आप लोग अगर सिलेबस अपना, तो प्रोग्रामिंग इन मैटलैब और सी, ठीक है। तो इसमें पहले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं जो मेनली फॉलो करूँगा वो बुक है दिखाई दे रही बुक? जस्ट वेट। यस सर। मैटलैब एन इंट्रोडक्शन विथ एप्लीकेशंस, ठीक है। एमोस गिलर्ड की है। बेसिक्स मैं वो मान के चल रहा हूँ कि आप में से किसी ने इससे पहले नहीं पढ़ा है। तो मेन आइडिया जो यहाँ पे ये है कि प्रोग्रामिंग के क्या बेसिक्स हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। कोई भी आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जान जाओगे, जैसे सी आप जान गए तो ऑलमोस्ट सारे पैरेलल हैं, ठीक है ना। कुछ नोटेशंस, कुछ उनके अपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग का जो वे है ना वो पैरेलल है, ठीक है। कल के दिन चाहे आप एक जैसे सी प्रोग्रामिंग अगर आप जान गए तो सी प्रोग्रामिंग के पैरेलल बिल्कुल आजकल पाइथन और ये सब जो है सब कुछ आप देख सकते हो। तो अब क्योंकि मैटलैब तो वैसे तो एक कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, पर फिर भी अब डिपार्टमेंट में तो लैब चल नहीं रहा, तो इसका लाइसेंस लेना होता है, डिपार्टमेंट के पास है। पर आप चाहें तो अपना जीमेल अकाउंट से अपने मोबाइल में 1 महीने के लिए फ्री रहता है, वो सेव कर लो और फिर अपना मैटलैब अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो बुक है मैटलैब एन इंट्रोडक्शन विथ एप्लीकेशन बाय एमोस गिलर्ड। इसी को मुझे टोटली फॉलो करना है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में ये बुक मेंशन है, और भी है, लेकिन मेनली हम लोग इसको यूज करेंगे। तो एक बार सिलेबस देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ये बुक कंप्लीट करना है। इसमें न्यू एडिशन ले लेंगे। तो देखो इसका कंटेंट देखो, आप अगर कंटेंट देखो तो पहला क्या है, स्टार्टिंग विथ मैटलैब। कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, कितने तरह के विंडोज होते हैं, ठीक है। तो मैटलैब कमांड विंडो क्या होता है, और उनके उनके कुछ बेसिक अपने जो नोटेशंस है, सिंबल्स हैं, वो इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे डिफाइन करना है, क्या नोटेशंस होते हैं, एक एक करके ये सब करेंगे। प्रेसिडेंस ऑर्डर कैसे देंगे, ठीक है। तो और ये कितने टाइप की विंडोज होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, बेसिकली ये इसमें डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल कम टू क्रिएटिंग अरेज, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल अरे वेक्टर, 2 डायमेंशनल अरे वेक्टर ना, अरे बेसिकली जो मैट्रिक्स। देखो मैटलैब जो है ना, बेसिकली मैटलैब ये जो नाम पड़ा है मैटलैब, इसका फुल फॉर्म है मैट्रिक्स लेबोरेटरी। मैट्रिक्स लेबोरेटरी। तो जो बेसिक की आइडिया है वो ये कि अगर किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने पढ़ा होगा कि ax इक्वल टू बी टाइप में मैं अगर किसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिख सकूं, तो मैं बता सकता हूं डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस ऑन ए वेदर इट हैज सोल्यूशन और नॉट, है ना। सोल्यूशन होगा कि नहीं, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। अब डिटेल वो जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा मैं बताऊं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट मीन्स हैविंग सोल्यूशन, अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन यूनिक है, इनफाइनेटली मेनी है। तो वो सब चीजें इसमें, तो इसी इसी बेसिक पे ये मैट्रिक्स नाम पड़ा। हर एक चीजों को हम कोशिश करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की। वो कैसे करेंगे वो अभी आगे देखेंगे। तो ये अरेज क्रिएट करने के क्या बेसिक एजम्पशन है वो होगा। तो ये सब बेसिकली सिंबल्स, फर्स्ट 4 चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं, बेसिक नोटेशंस वगैरह हैं। फिर क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशंस के और सब्ट्रैक्शन के, ये अरेज के मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इसमें टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन जो यहाँ दे रखा है ये 3.4, इसमें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। फिर बिल्ट इन फंक्शंस से क्या समझते हैं, रैंडम नंबर कैसे जनरेट करेंगे, रैंडम नंबर का यूज रिजल्ट्स में कैसे करेंगे। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पहले तो 3 चैप्टर तक तो सिर्फ सिंबल्स और नोटेशंस है। मेन जो टॉपिक शुरू होगा वो चैप्टर 4 से होगा, जिसमें स्क्रिप्ट फाइल्स है। स्क्रिप्ट फाइल और फंक्शन फाइल में क्या डिफरेंस है, जैसे क्या होगा ना कि कुछ तो इनबिल्ट होते हैं जो आप जैसे अभी हम लोग यूज करेंगे, तो बेसिक इसमें क्या होता है कि कुछ फंक्शन तो इनबिल्ट होंगे जो मैटलैब में ऑलरेडी बिल्ट है। लेकिन जैसे आपने कोई नई कुछ नया सिंबल, नए फार्मूले डेवलप किए, तो
उसको रन कराने के लिए उसकी प्रोग्रामिंग डेवलप करनी पड़ती है, या जैसे आपको कोई रिजल्ट है उसे आप न्यूमेरिकली वेरीफाई करना चाहते हो, तो हो सकता है जो वो फार्मूले जो आप यूज कर रहे हो वो इसमें मैटलैब में बिल्ट इन ना हो, तो वैसे केसेस में हम क्या करते हैं, क्लास ले रहा हूँ, बताए 12:35 के बाद आ जाएंगे। स्क्रिप्ट फाइल्स, तो ये स्क्रिप्ट फाइल और फंक्शन फाइल, इन दोनों में डिफरेंस, फिर उसके बाद हम प्लॉटिंग पे आएंगे। तो इसमें ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल से क्या समझते हैं, फिर 2 डायमेंशनल प्लॉट और 3 डायमेंशनल प्लॉट, ठीक है। ये मिली तो आपको स्क्रिप्ट फाइल और फंक्शन फाइल में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन दोनों चैप्टर को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 को, ठीक है, चैप्टर 4 और चैप्टर 6 को। उसके बाद चैप्टर 7 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4, 6 एंड चैप्टर 7, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रोग्रामिंग इन मैटलैब यहाँ पे आता है, इसमें लूप वगैरह का, इफ एल्स स्ट्रक्चर और लूप वगैरह, एक मिनट स्क्रॉल नहीं हो रहा, हाँ ठीक है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, इफ एल्स एंड, ठीक है। फिर फॉर लूप, व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, कब यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये सब देखेंगे लूप्स वगैरह। और फिर ये नेस्टेड लूप एंड नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, और फिर लास्ट यूनिट में इनका यूज, एप्लीकेशंस ऑफ ऑल दिस इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया मैं पॉलिनोमियल्स, कर्व फिटिंग, इंटरपोलेशन के बारे में दूंगा। तो ये तो ऑलरेडी इसका बेसिक आप लोगों ने पढ़ रखा है, प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो यहाँ देखेंगे। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल प्लॉट में एक ही बार में करा दूंगा। उसके बाद ये लास्ट यूनिट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पॉइंट व्यू से, एप्लीकेशन इन न्यूमेरिकल एनालिसिस, कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कोई फंक्शन दे रखा हो तो उसका मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वगैरह, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, ये सब जो फार्मूले हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मेनली इंटीग्रल जो है ना, ये कैसे कंप्यूट करेंगे इंटीग्रेशन, और जो डिफरेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो फील्ड होंगे उनमें इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके जो 12 चैप्टर, जो आपके 4 चैप्टर डिजाइन हुए बेसिकली वो ये है। और एक लास्ट में सिंबॉलिक होगा, इस वाले एडिशन में मेरे, एक मिनट देखना शायद आगे लास्ट वाले में हो, अच्छा इसमें दिया नहीं, मुझे लगता है शायद ओल्ड एडिशन है। एक सिंबॉलिक कमांड लास्ट में मैं बताऊंगा, सिंबॉलिक कमांड, इसको कैसे यूज करेंगे और इसका कहाँ यूज होगा, ठीक है ना, वो इसको देखेंगे। ये इसके अलावा एक ये चीज मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो पहले पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा इसका, इस पे आने से पहले थोड़ा सा मैं एक 2-3 चीजें बता दूं, जो कि जो जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा है उनको ये चीज होगी। देखो, कुछ बेसिक रूल्स हैं जब भी आप प्रोग्रामिंग करें, तो जैसे उन बेसिक रूल्स में एक तो ये है कि, जस्ट वेट करें, कॉल आ रही है। तो देखो बेसिक जो कुछ एजम्पशन हम जो इसमें यूज करेंगे वो यहाँ पे, वो ये है कि जैसे मैं अगर कह दूं कि x इज इक्वल टू 5, जो मैटलैब में हम यूज करेंगे, वो पहले कुछ मैं बेसिक रूल बता दूं। मैटलैब जो असाइनमेंट होता है ना, जो राइट साइड में चीजें लिखी जाती है वो लेफ्ट को असाइन की जाती हैं। हमेशा जो चीजें राइट में लिखी जाती है वो लेफ्ट को असाइन की जाती है, पहला ये रूल। x को क्या वैल्यू लॉट हुआ 5, और कभी भी जैसे आप मुझे ये लिखना हो, जैसे मुझे लिखना हो x इज इक्वल टू 7 और फिर x इज इक्वल टू मैंने लिखा x प्लस 1, तो बताओ क्या होगा, इसके वैल्यूज क्या होंगे यहाँ पे, शायद तो आप मिटा दो इसमें सर 8 हो जाएगा। सही है ये स्टेटमेंट, कोई बोलना चाहेगा? x इज इक्वल टू x प्लस 1, क्या होगा x? सर 8। देखो एक आंसर आया 8, और कोई? देखिए पार्टिसिपेट करें, फिर मैं बताऊंगा क्या क्या
हाँ सर 8 9 10 मतलब कई सारे नंबर आ रहे हैं। कई सारे होंगे। और भी कोई बोलना चाहेगा? देखो यहीं पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक तो पहले बता दो, मैटलैब में जो हम लोग देखेंगे वो सीक्वेंशियल ये रीड करता है, मतलब पहले स्टेटमेंट वो पहले रीड करेगा। तो पहले आपने x की वैल्यू 7 दी, फिर मैंने कहा कि जो राइट में जो चीजें होती है ना वो लेफ्ट को असाइन की जाती है। असाइनमेंट के लिए इक्वलिटी यूज करते हैं, इक्वलिटी, और डबल इक्वलिटी यूज करते हैं कंपेरिजन के लिए। ये फॉर कंपेरिजन होता है, ठीक है, कंपेरिजन होता है। तो यहाँ x की वैल्यू क्योंकि मैंने 7 दे दिया, ये 7 यहाँ पे 7 + 1 8, 8 असाइन होगा इसको। तो अब नई वैल्यू x की क्या आएगी? 8। ठीक है, जब कमांड विंडो पे रन कराएंगे, अभी मैं विंडोज के बारे में बताऊंगा, कुछ पहले बेसिक बता दूं क्या क्या एजम्पशन लेना है। तो मैंने आपको पहला एजम्पशन ये बताया कि व्हाटएवर रिटन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वलिटी दैट विल बी अलॉटेड टू वेरिएबल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। पहला एजम्पशन ये नहीं कि मैथमेटिक्स है और आपने x = x + 1 किया और x कैंसिल कर दिया, कह दो कि सर 0 तो कभी 1 की तो वैलिड नहीं है। मैं चाहूं तो इसको ये भी लिख सकता था कि x = 7 एंड y = x + 1, लेकिन मैटलैब में चाहे यहाँ पे x लिखो चाहे y, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केस सेंसिटिव है, आई मीन स्मॉल x और कैपिटल X में ये डिफरेंशिएट करता है। दूसरी बात, वेरिएबल्स को आई मीन सेव करने के लिए सेम भी वेरिएबल ले लो, x = x + 1, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमेशा ये याद रखें कि राइट की चीजें लेफ्ट को असाइन होती, न कि लेफ्ट की चीजें राइट को असाइन होगी। ठीक है, पहला एजम्पशन इस तरह से ये चीजें डिफाइन की गई है, तो वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ कर दिया और यहाँ पे ये दिखा दिया, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट कि देखो जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो क्यों, जब भी प्रोग्रामिंग या जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो ह्यूमंस या मशीन की अपनी लिमिटेशन है कि वी कैन ओनली डील विद फाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज। वो फाइनाइटनेस चाहे कलेक्शन के टर्म में हो, वो फाइनाइटनेस चाहे सबसेट के टर्म में हो, वो फाइनाइटनेस चाहे डायमेंशन के टर्म में हो, ठीक है। तो जब जैसे आपने पढ़ा होगा फोरियर सीरीज वगैरह, या कोई भी सीरीज पढ़ते हो, जैसे यहाँ पे ऐसे करो, जैसे हम सीरीज है, मुझे लिखा है k = 1 to n इंफिनिटी, और कुछ ले लिया 1/k। आपने पढ़ा होगा सीरीज डाइवर्जेंट है, और ये पढ़ा होगा k = 1 to infinity 1/k²। तो रियल एनालिसिस में पढ़ाया गया होगा ये सीरीज कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट, और ये क्या है? डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। देखो थ्योरेटिकली एवरीथिंग इज ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि जब इसे इंप्लीमेंट करने की बात होगी तो मैं किसी सीरीज के सम को इनफाइनाइट टर्म्स मैटलैब में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मशीन और ह्यूमंस कैन ओनली डील विद फाइनाइट क्वांटिटीज। तो अब वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना सीरीज में कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब होता है? जब उसका पार्शियल सम कन्वर्जेंट होता है। तो पार्शियल सम में बेसिकली क्या करते थे, वहां पे फाइनाइट वाली चीज लेते थे ना। तो एक नेचर चेक करने के लिए वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट, मैं इसमें से फाइनाइट टर्म का सम देखते हैं वो किधर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज को भी जब इंप्लीमेंट करते हैं तो हम इसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं। वैसे ही दूसरी चीज हो गई कि जब प्लॉटिंग करते हैं, से प्लॉट करते हैं, तो मैं अगर कहूं कि y = sin x को मुझे प्लॉट करना है से 0 to 2π, 0 to 2π, तो आप इस तरह तो ड्रॉ कर सकते हो कि 0 to 2π पे ये sin x हो गया। लेकिन जब प्रोग्रामिंग की बात होगी कि प्रोग्रामिंग में कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि मुझे इस इंटरवल का पार्टीशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंटरवल में रियल नंबर्स अनकाउंटेबल है और इनफाइनाइट चीज से हम डील कर नहीं सकते। ये आइडिया समझ में आया? तो पहले मैं इसको प्लॉट करूंगा। देखो पहले आइडिया समझो, फिर बाद में प्रोग्रामिंग वगैरह पाएंगे, कोई टफ चीज नहीं होती। क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आई, क्यों, कुछ क्या एडवांटेजेस हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करने की, इन पे पहले फोकस करो। तो जैसे ये y = sin x है, तो हम क्या करेंगे कि क्लोज इंटरवल 0 to को 10 पॉइंट में, 20 पॉइंट में, 100 पॉइंट में, जो आप चाहो, आई मीन सब फाइनाइट पॉइंट्स में, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लो चलो 3 पॉइंट में मैंने डिवाइड कर दिया, 0 से पाई, पाई से 2π। तो क्या होगा कि जब sin x को आप प्लॉट करोगे, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2π। तो ये मान लो पाई पे इसकी वैल्यू sin π 0 ये हो गया, और फिर चलो π/2 ले लो, 0 to π/2 पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है ना, 0 से 2π के बीच में मैंने 3 पॉइंट क्रिएट कर दिए, 3 पॉइंट क्रिएट कर दिए। तो अब ये 0 से π/2 कहीं यहाँ होगा, यहाँ पे 3π/2, और आपको मालूम है कि π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1।
तो ये पहले लीनियर ये ऐसे ज्वाइन करेगा 1, फिर पाई पे 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 3π/2 पे -1 और फिर ये, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब मैं पार्टीशन जितना फाइनर करता जाऊंगा जैसे मैंने इसमें 3 पॉइंट क्रिएट किए, अब मान लो मैं 10 पॉइंट क्रिएट कर दूं, तो 10 पॉइंट क्रिएट करने पे क्या होगा कि अब यहाँ पे जब फर्दर पार्टीशन करो तो उसकी कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएगी, तो ये और स्मूथ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, ये और स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। तो जितना फाइनर पॉइंट्स करोगे, मतलब आप जैसे n की वैल्यू 100 ले लो, मतलब इसमें अगर मैं 0 से 2π में 100 पॉइंट्स क्रिएट कर दूं, तो अब एक और अच्छा, एक इसका और एडवांटेज है, अगर आपको मैन्युअली करना हो तो 10 पॉइंट 20 पॉइंट तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि 0 से 2π के बीच में आपको 1000 पॉइंट्स क्रिएट करना, 1000 तो अब इसको मैन्युअली लिखना कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब इट विल बी टाइम टेकिंग। लेकिन मैटलैब में ऑलरेडी वो प्रोग्राम बिल्ट है, इनबिल्ट है कि 0 से 2π को मैं सिर्फ एक कमांड देके इसमें 100 पॉइंट्स क्रिएट कर सकता हूँ, इक्वल स्पेसिंग पे क्रिएट कर सकता हूँ, लॉगरिथमिक स्पेसिंग पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो उन डिफरेंट कमांड्स को हम इसमें पढ़ेंगे। तो समझ में आया कि y = sin x को आप डायरेक्टली कमांड देकर इसे प्लॉट नहीं कर सकते, इसको क्या करना, हमेशा डिस्क्रिटाइजेशन करना होगा, हमेशा डिस्क्रिटाइजेशन करना होगा। क्यों डिस्क्रिटाइजेशन करना होगा? क्योंकि मैंने बताया कि मैटलैब I mean machines can deal only with finite quantities. Roughly speaking, here everything is approximation, part of approximation. ठीक है ना? दूसरी Yes, sir. पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस जो डेवलप हुई है, let me write here that machines have limitation machines can deal only with finite quantity. मशीन और ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा पावर का होगा तो थोड़ा सा और, लेकिन रहेगा ऑलवेज फाइनाइट से ही डील कर सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी हम लोग फैक्टोरियल n सॉल्व करेंगे, जैसे फैक्टोरियल 5 का कमांड दोगे ना, फैक्टोरियल 5, तो देखोगे ये 120 दे देगा। लेकिन जो आप हम लोग जो सिंपल जो लैपटॉप यूज करते हैं और इसमें जो मैटलैब यूज करते हैं, तो बेसिकली अगर मैं अभी कह दूं फैक्टोरियल 200 का फैक्टोरियल कंप्यूट करो, तो ये आपको NN या हो सकता है INF लिख के आ जाए, कि मशीन की एक लिमिटेशंस है। मुझे लगता है कि शायद अभी करके मैं देखूंगा शायद 150 तक की कंप्यूट कर लेता है, लेकिन इतने वैल्यूज से आप जो अपने रिजल्ट है ना वो वेरीफाई कर सकते हो। और ज्यादा हाई कंप्यूटिंग मशीन होगी तो फैक्टोरियल आप और ज्यादा का कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि हमेशा मुझे डिस्क्रिटाइजेशन करना होगा, डिस्क्रिटाइजेशन करने पे फाइनाइट पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी प्लॉटिंग वगैरह कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी इनफाइनाइट चीजों से हम मशीन से डील नहीं कर सकते, हम हमेशा उन्हें उनका नेचर चेक करने के लिए फाइनाइट क्वांटिटी, जैसे सीरीज है, सीरीज में इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी इनफाइनाइट रन कर रहा है, लेकिन इसको चेक करने के लिए 1/k² वेदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें से फाइनाइट सम का जैसे से n की वैल्यू बढ़ाओगे रिजल्ट और क्लोज मिलेगा। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो एवरीथिंग इज अप्रोक्सीमेशन, होल इंजीनियरिंग साइंस इज अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अब एक एक करके पहले कुछ मैटलैब देखो, कोई भी अपना जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसकी अपनी कुछ ग्रामर होती है, कुछ उसके अपने सिंबल्स होते हैं, कुछ नोटेशंस होते हैं, आपको वो रूल फॉलो करना होता है। तो उसी तरह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है तो उसके भी अपने कुछ एजम्पशंस होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं कह दूं x = 7 और x = x+1, तो 7 हमेशा x को अलॉट हो गया, और फिर ये 7 वैल्यूज यहाँ पे लेंगे, और ये राइट हैंड की चीज हमेशा लेफ्ट को अलॉट की जाती है। और ये हमेशा मैटलैब जो था, जो पहले स्टेटमेंट लिखा रहता है उसको पहले पढ़ता है, उसके बाद सेकंड, ये हमेशा इस तरह चलता है। ये ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट है, ठीक है ना, तो इस पे कोई डिस्कशन नहीं, इसकी ये इनबिल्ट है। अब दूसरा जो है, अब देखो चलो पहले सिंबल्स कुछ देखते हैं कि अच्छा, एक तीसरा मैंने ये बताया कि स्मॉल और कैपिटल ए में ये डिफरेंस, और दूसरी बात ये यूजर फ्रेंडली होता है, यूजर फ्रेंडली, वो अभी आपको समझ आया क्यों ये यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज करता हूं, बुक पे आते हैं। मैं रन करके भी आपको दिखाते जाता हूं, सॉरी।
पहले कुछ सिंबल देख लेते फिर मैं रन करके दिखाता हूँ। तो आप चाहो तो एक बार चलो रीडिंग कर लो। देखो क्या लिखा है, MATLAB is a powerful language. MATLAB is a powerful language for technical computing. The name MATLAB stands for matrix laboratory because of its basic data element is a matrix array. MATLAB can be used for math computations, modeling and simulations, data analysis and processing, visualization and graphics, and algorithm development. ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, बाकी आप रीडिंग कर लेंगे। यहां से चैप्टर 1 स्टार्टिंग विथ MATLAB। देखो क्या लिखा है, दिस चैप्टर बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्पजेज ऑफ द डिफरेंट विंडोज इन MATLAB। नेक्स्ट द कमांड विंडो इज इंट्रोड्यूस्ड इन डिटेल एंड इज द ओनली वन दैट इज यूज्ड इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो ये आप रीडिंग कर लेंगे, मैं मेन चीजों पे आता हूँ। बुक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, आप अपनी किताब खरीद लेंगे। ठीक है, तो पहले कमांड विंडो देखो, कमांड विंडो का काम क्या, कितने तरह के विंडोज होते हैं, उसमें पहला कमांड विंडोज होगा, क्या उसका सिंबल है, कैसे पहचानेंगे हम किस विंडो में वर्क कर रहे हैं। तो MATLAB में हम देखेंगे कि जितने भी रिजल्ट होता है ना फाइनल, वो कमांड विंडो में डिस्प्ले होता है, पर कमांड विंडो के अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो उस लिमिटेशन को ओवर करने के लिए जो बड़े प्रोग्रामिंग होते हैं वो हम एडिटर विंडो में करते हैं। अब क्या लिमिटेशंस, वो एक एक करके देखेंगे। तो मेनली दो विंडोज हम लोग यूज करेंगे, कमांड विंडो और एडिटर विंडो। सो कमांड विंडो इज अ MATLAB हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, MATLAB's main window and opens when MATLAB is started. It is convenient to have the command window as the only visible window, and this can be done by either closing all the other windows. ठीक है, click on the X at the top right side of the window you want to close, or by choosing the command window in view menu in toolbar. तो ये सब वही लिखा हुआ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे पहचानेंगे। तो देखो ये यहाँ पे बड़ा अच्छा डायग्राम बनाया कि जब आप MATLAB विंडो को खोलेंगे, ठीक है ना, MATLAब विंडो खोलेंगे तो ये जो यहाँ पे देखो, ये जो दो इस तरह ये बन रहा है ना, ये आपको बताएगा ये कमांड विंडो, ऊपर ये लिखा भी है यहाँ पे कमांड विंडो। ठीक है, दिख रहा है, मैं भी रन करके भी दिखाऊंगा, पहले आप इसे समझो। यस सर। कमांड विंडो, ठीक है, तो इसमें देखो डिफरेंट टाइप के विंडोज हैं। एक तो पहला कमांड विंडो को मेन विंडो कहते हैं, इसमें आप वेरिएबल्स इंटर करोगे, प्रोग्राम को रन कर सकते हो। फिगर विंडो मेनली यूज करते हैं ग्राफिक्स प्लॉट करने के लिए। एडिटर विंडो, ये बेसिकली कमांड विंडो एक तरह का, इसमें अगर कोई नया स्क्रिप्ट फाइल या फंक्शन फाइल बनाना हो ना, कमांड विंडो के असल में एक लिमिटेशन है कि एक बार अगर प्रोग्राम रन कर दोगे तो उसमें दोबारा चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट द लास्ट लाइन, तो बार बार आपको फिर से कमांड लिखना होता है। तो उससे बचने के लिए हम काम क्या करते हैं, एडिटर विंडो में रन कराते हैं। एडिटर विंडो में जितने भी फंक्शन फाइल या, लेकिन रन कराने के बाद रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा कमांड विंडो में। ठीक है ना, बाकी विंडोज के बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा, पहले इन तीन विंडोज को देखते हैं, पहले समझते। तो चलो मैं MATLAB मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये सब इंप्लीमेंटेशन से आप ज्यादा सीखोगे, जब प्रोग्राम रन कराओगे खुद समझ में आ जाओगे। लेकिन मेन जो है इसमें लॉजिक, क्यों अपनी मशीन्स की लिमिटेशन क्या है, क्यों हम मुझे डिस्क्रिटाइजेशन की जरूरत है ना, इन चीजों को आपको ज्यादा इम्फेसाइज करना है। और जो डिटेल होगी बीच बीच में मैं जैसे चाहूंगा वैसे बताऊंगा। तो देखो ये MATLAB का आइकन है, किसी दिन में बता दूंगा, जो लोग नहीं जानते या तो अपने दोस्तों से पूछ लेंगे MATLAB कैसे इंस्टॉल होगा। पहले अभी आप लोग 1 महीने का जो आपको सिस्टम पे अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करके मैथ्सवर्क के अकाउंट पे जाकर MATLAB इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है ना, देखो ये मैंने MATLAB पे डबल क्लिक किया, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, धीमा वर्क करता है। तो देखो ये जैसे मैंने ओपन किया, ये डिफॉल्ट विंडो क्या खुला, कमांड विंडो लिखा हुआ है। और ये देखो यहाँ पे साइन है ना कमांड विंडो का, ये जो 2 डबल एरो बता रहे कमांड विंडो का स्टैंडर्ड साइन है। अब अगर मैं जैसे मैं लिखूं a = 5 करके मैंने इंटर किया, तो देखो अगला लाइन डिस्प्ले हो गया। समझ में आ रहा है?
b इज इक्वल टू 6 है, इंटर किया तो अगला लाइन डिस्प्ले हो गया। अब मैं c इज इक्वल टू कर देता हूं, c इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी। देखो c की वैल्यू कितनी होगी 11, क्लियर हुआ? यस सर। a की वैल्यू 5 थी, 5, ठीक है। b की वैल्यू, b को मैंने 6 से साइन किया और c को क्या हो गया a प्लस बी। तो अब देखो यहाँ पे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे c इक्वल टू a प्लस बी लिख रहा हूं तो राइट साइड में a और b आ रहा है, a b की वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज ये ऊपर मेंशन होना चाहिए। अभी मैं सिंबलिक कमांड यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंबल्स में भी करेंगे, सिंबलिक कमांड को बाद में डील करूंगा एक एक करके, वरना कंफ्यूजन होगा। तो पहले 5 a को अलॉट हुआ, 6 b को अलॉट हुआ और 5 प्लस 6 c को अलॉट हुआ। c की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब अगर मैं CLC कर दो, क्लियर स्क्रीन कमांड के लिए यूज होता है, इसको इंटर कर दिया तो क्लियर स्क्रीन होगी, स्क्रीन क्लियर हो गई आपकी। दोबारा देखो मैं क्या करता हूं, a इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे ये सेमीकोलन दे दिया, तो अब ये लाइन रिपीट नहीं होगा। b इज इक्वल टू दे दिया मैंने 6, सेमीकोलन रिपीट नहीं हुआ, और c इज इक्वल टू दे दिया a प्लस बी। तो देखो c की वैल्यू 11 आ गई, ठीक है। डाउट तो नहीं आता किसी को? नो सर। सर सी पे सेमीकोलन देंगे तो फिर रिजल्ट डिस्प्ले नहीं, मतलब वो तो देख लो करके। इसमें तो जैसे मान लो, चलो मैं दोबारा दे देता हूँ, CLC लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 5 दिया था, चाहो तो आप एक लाइन में भी दे सकते हो, b इज इक्वल टू 6 और c इज इक्वल टू a प्लस बी। अब देखो क्या हो, देखो कुछ नहीं आया ना, लेकिन अगर मैं सी सेमीकोलन को हटा दूं, लास्ट लाइन को, जिस लाइन को डिस्प्ले, रिजल्ट को डिस्प्ले नहीं कराना होता है, तो वहां से सेमीकोलन हटा दो। अब देखो यही प्रॉब्लम है कि अब मैं एक बार लिखने के बाद इसमें मैं दोबारा एडिट नहीं कर सकता। समझ में आया ये? यस सर। यही लिमिटेशंस हैं। तो इन लिमिटेशन से बचने के लिए कमांड विंडो में क्या प्रॉब्लम होता है कि एक बार आप जो भी लिख के रन करा दोगे तो दोबारा उसमें एडिट नहीं कर सकते, तो आपको बार बार प्रोग्राम पूरा लिखना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम काम एडिटर विंडो में करते हैं। और फिर तो यहाँ पे देखो, ये पहले मैं बता दूं, ये जो न्यू में जाओगे ना, न्यू में, सॉरी, तो देखो यहाँ पे ओपन, अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे पहले CLC लिखकर, अब मैं एडिटर विंडो को कॉल करता हूं। एडिटर विंडो कॉल करने के लिए आप DIT एडिट करके इंटर कर दो, ठीक है। तो देखो दो विंडो खुल गई, इधर देखो एडिटर विंडो लिख के आ रहा है और यहाँ पे देखो एक कमांड विंडो लिख के आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। यस सर। ठीक है। तो अब ये एडिटर विंडो जो खुल के आया है, जो एडिटर विंडो, अब इसमें मैं इसमें मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन b इज इक्वल टू, पहले एक सिंपल सा सीखो कि पहले स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, और c इज इक्वल टू मैंने लिख दिया, c इज इक्वल लिख दिया a प्लस बी, ठीक है। तो जब आप, और इसको कुछ सेव कर दो, कोई नाम दे दो, चलो मैंने नाम दे दिया। अच्छा, जिस तरह से जैसे वर्ड में काम करते हो ना, तो .doc से करते हो, PDF फाइल .pdf से सेव करते हो, है ना, कोई नाम, उसी तरह मैटलैब में .m फाइल होता है। तो जब सेव एज करोगे, मान लो इसको कुछ मैंने नाम दे दिया, कोई स्टैंडर्ड नाम मत देना, जैसे साइन फंक्शन वगैरह मत देना, वरना वो क्या होगा ना कि सेम ले लेगा वो। तो इसमें ऑलरेडी साइन कॉस ये सब बिल्ड फंक्शन होते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड नाम को अवॉइड करेंगे। और दो नाम जब भी देंगे तो उनको अंडरस्कोर से ज्वाइन करेंगे, ये याद रखेंगे, अलग अलग नाम नहीं देंगे। अभी वो आगे आएगा, डिस्कस करूंगा मैं। तो जैसे मैंने नाम दे दिया इसको ABC नाम देके कहीं भी सेव कर दो, चाहे डेस्कटॉप पे ही मैंने सेव कर दिया। तो जब आप एडिटर विंडो में काम करोगे तो सबसे पहले आपको उसको सेव करना पड़ेगा। तो देखो ये abc.m ऊपर लिख के आ गया है, दिखाई दे रहा है? यस सर।
अब आपकी फाइल का नाम हो गया abc.m। तो जब एडिटर विंडो में काम करते हो तो सबसे पहले ये ऊपर देखो एक रन का आइकन आ रहा है, दिख रहा है ये? यस सर। पहले आपको कमांड विंडो में तो डायरेक्टली रन हो जाता है, लेकिन जब एडिटर विंडो में काम करते हो तो पहले फाइल को सेव करके फिर यहाँ से रन कराना पड़ता है। जब रन कराओगे तो ऐड टू पाथ पे क्लिक कर देना। ठीक, अब देखो ये तो कमांड विंडो पे क्लिक करो, देखो प्रोग्राम कहाँ, यहाँ पे एक मिनट CLC लिख देता हूँ दोबारा। देखो ये एडिटर विंडो पे मैंने क्लिक किया, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसको जब रन कराओगे तो जो वैल्यूज आएंगे वो कमांड विंडो पे, इस पे जब क्लिक करो कमांड, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11। तो आंसर हमेशा कमांड विंडो क्या पहचान है? ये डबल एरो जो मैटलैब में इनबिल्ट है, हम ऊपर लिख के भी आता है कमांड विंडो, यहाँ आएगा। तो प्रोग्राम आप एडिटर विंडो में बनाओगे, उसे सेव करोगे और वहां पे ये रन का आइकन होगा। जब इसे रन करोगे तो रिजल्ट कहाँ डिस्प्ले होगा? कमांड विंडो में। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। CLC किस लिए यूज करते हैं? क्लियर स्क्रीन कमांड के लिए। अब ये अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई, अब वही आपके बुक में लिखा हुआ है, देखो कैसे। बुक खोल लो। देखो पढ़ो दोबारा, इसे क्या लिखा हुआ है? कमांड विंडो इज द मेन विंडो, दोबारा पढ़ो। कमांड विंडो इज द मेन विंडो टू इंटर वेरिएबल, जो वेरिएबल्स इंटर किए थे a = 5 b = 6। रन प्रोग्राम को रन कराने के लिए यूज करते हैं। एडिटर विंडो में मेनली जब बड़े प्रोग्राम लिखते हैं ना, जैसे स्क्रिप्ट फाइल, फंक्शंस फाइल्स वगैरह हुए, ठीक है, तो वो उसके लिए एडिटर विंडो यूज करेंगे। अब वही लिखा हुआ है, नीचे पढ़ो। मेरे समझ से देखो यही सिंबल बना हुआ है। इस बुक की एक अच्छी बात यह है कि वो जिस तरह से चीजें डिस्प्ले होती है, देखो कमांड विंडो का ये आइकन है, बताया था आपको। उसके बाद देखो एडिटर विंडो का क्या लिखा हुआ है, एडिटर के विंडो के बारे में। एडिटर विंडो इज यूज्ड फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग प्रोग्राम्स। कमांड विंडो में आपने देखा कि एक बार प्रोग्राम रन कराने के बाद उसमें एडिट नहीं कर सकते, लेकिन एडिटर विंडो में क्या है कि आप बार बार प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हो, उसमें कोई लाइन चेंज करना हो। द विंडो इज ओपन फ्रॉम द फाइल मेनू। अच्छा ये मैं ओपन करना भूल गया बताना, चलो बता दूंगा। फाइल मेनू इन द कमांड विंडो। एन एग्जाम्पल ऑफ द एडिटर विंडो इज शोन हियर। देखो ये एडिटर विंडो है ना, एडिटर विंडो पर लिख के आ रहा है। तो अभी मैंने दो आपको बताया, कमांड विंडो और एडिटर विंडो। बाकी सब है जब यूज करेंगे तो वहीं पे समझा दूंगा। मेन इन दोनों विंडो में काम करते हैं, वो पहले आपको बता। फिर अब कैसे वर्क करते कमांड विंडो में, यहां देखो क्या लिखा है। कमांड विंडो इज मैटलैब्स मेन विंडो। शुरू के 3-4 क्लास में बेसिक बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर एक बार आप जहां 8-10 प्रोग्राम रन करके देखोगे ना, तो फिर आपको ये सब एलिमेंट्री चीजें हैं, दोबारा एक बार किताब को रीड कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। So the command window is MATLAB's main window and can be used for executing commands, opening other windows, running programs written by the user, and managing the software. An example of the command window with several simple commands that will be explained later in the chapter is shown. देखो जैसे ये 2 * 4 + 3 दे रखा है, तो पहले ब्रैकेट पहले रन करेगा, ठीक है, फिर जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर भी बताएंगे, फिर ये 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देगा, तो 7 × 2 = 14 हो गया। या देखो a की वैल्यू 5 दिया, b को 3 दिया, और a * b कितना हो गया 15। So to type a command and the cursor is placed next to the command prompt. अब क्या क्या लिमिटेशंस और वो है वो पढ़ लो। यहाँ पे ये आपको लिमिटेशन दे रखे हैं। नोट फॉर वर्किंग इन द कमांड विंडो। टू टाइप अ कमांड द कर्सर मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू कमांड प्रॉम्प्ट। ये कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है, जो सिंबल है। वंस अ कमांड इज टाइप्ड एंड इंटर की इज प्रेस्ड, द कमांड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है ना, कोई भी टाइप करके आप जब इंटर की प्रेस करोगे तो रिजल्ट शो कर देगा। एवरीथिंग एग्जीक्यूटेड प्रीवियसली इज अनचेंज्ड। देखा था ना कि एवरीथिंग जो एक बार रन कराने के बाद जो पहले जो चीज लिखी हुई उसमें दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते।
several commands can be typed in the same line. मैंने तो अलग अलग लिखा था, लेकिन चाहो तो आप एक ही लाइन में 10 स्टेटमेंट दे सकते हो सेमीकोलन के साथ. This is done by typing a comma between the commands. When the enter key is pressed, the commands are executed in order from left to right. अगर मान लो जैसे मैंने a इक्वल टू 5 दे दिया, सेमीकोलन b इज इक्वल टू 6 दे दिया, ये इसको ऐसे रीड करेगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा. पहले a की वैल्यू 5 लेगा, फिर b को क्या साइन होगा 6. तो आप चाहो तो एक लाइन में भी दे सकते हो या चाहो तो अलग अलग भी दे सकते हो. तो भाई यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है. थर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बैक टू अ प्रीवियस लाइन इन द कमांड विंडो, मेक अ करेक्शन एंड देन री एग्जीक्यूट द कमांड. ये बताया था कि लिमिटेशन है कमांड विंडो की. एक बार आपने रन करा दिया तो आप प्रीवियस लाइन में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ना इसमें कोई करेक्शन कर सकते हो कमांड को री एग्जीक्यूट करने के लिए. फोर्थ, a previously typed command can be recalled to the command prompt. जो जस्ट लास्ट लाइन होगा उसमें कुछ आप चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर के किसी में नहीं. If a command is too long to fit in one line, it can be continued to the next line by typing 3 ये डॉट्स. जैसे कोई लंबा कमांड हो, आप चाह रहे हो एक ही लाइन में कंटिन्यू करना और कमांड विंडो में ही काम करना चाह रहे हो, तो ये 3 डॉट्स जैसे इलिप्सिस कहते हैं, इसको यूज करके आप नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हो. एंड pressing the enter key, the continuation of the command is then typed in the new line. The command can continue line after line up to a 4096 characters. अब सेमीकोलन का क्या यूज है? सेमीकोलन का यूज देखो आप. When a command is typed in the command window and enter key is pressed, the command is executed. Any output that the command generates is displayed in the command window. जैसे मैंने a equal to 5 लिख के अगर सेमीकोलन नहीं दिया तो वो अगले लाइन पे फिर से डिस्प्ले कर देगा a is equal to 5. अब चाहते हो कि ये चीज आप डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, a equal to 5 लिख के यहाँ पे एक सेमीकोलन दे दो, तो वो चीजें डिस्प्ले नहीं होगी दोबारा. तो इसका असल में क्या यूज है कि जैसे जब बड़े प्रोग्राम्स हम लिखेंगे तो इसे यूजर फ्रेंडली क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ये सेमीकोलन हटा के ना हर लाइन पे आप चेक कर सकते हो वेदर माय कैलकुलेशन इज राइट और रॉन्ग, जो कि सी प्रोग्रामिंग में नहीं होता. जैसे मान लो मैंने इंटरवल को मैंने डिस्क्रिटाइज किया 100 पॉइंट्स में, और जो भी आपके x1 x2 xn क्रिएट हुए उन सब पे मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं fx1 fx2. तो आप मैनुअली अगर चेक भी करना चाहो कि क्या x1 पे f of x1 की वैल्यू सही है, तो आप सिर्फ सेमीकोलन, इसके बाद जो सेमीकोलन होता है इसे हटाकर आप वैल्यूज चेक कर सकते हो. इसीलिए इसे यूजर फ्रेंडली भी कहते हैं. तो आप हर स्टेप पे गलतियां चेक कर सकते हो वेदर माय प्रोग्राम इज रनिंग राइट और रॉन्ग और नॉट. ठीक है, यही वजह है कि मैटलैब वगैरह सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आप हर एक स्टेप पे आप एरर चेक कर सकते हो कि कहीं प्रोग्राम में एरर तो नहीं है. ठीक है, हालांकि देखो मैटलैब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया. जिन लोगों ने मैटलैब को इन्वेंट किया वो भी नहीं जानते कितना मैटलैब एडवांस हो गया है, लेकिन अगर आपको एक बेसिक आइडिया है तो आप चीजें समझ सकते हो. So if a semicolon is typed at the end of command, the output of the command is not displayed. बताया था ना, ये जब लिखने के बाद अगर एंड में आपने टाइप कर दिया तो डिस्प्ले नहीं होगा. टाइपिंग अ सेमीकोलन, लगता है ये हैंग कर गया. Typing a semicolon is useful when the results is obvious or known or when the output is very large. ठीक है ना, जैसे मान लो अभी आपको ये बताऊं, जैसे मान लो मैंने दे दिया a equal to 1 2 3 अप टू जैसे मान लो 100 तक दे दिया ये. तो अब अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये 1 to 100 ये वैल्यू जो टोटल होगा ये डिस्प्ले कर देगा. तो अगर इस तरह के जैसे बड़ी चीजें हैं तो आप चाहो तो सेमीकोलन आप उसके बाद रख के उन्हें रोक सकते हो, और इसे हटा दोगे तो पूरे वैल्यूज डिस्प्ले कर देगा. तो वही यहाँ लिखा हुआ है. परसेंटेज, जैसे मान लो कि मैंने कोई प्रोग्राम टाइप किया a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 6 और c इक्वल टू दे दिया a प्लस b. ठीक है, और आप वर्क कर रहे हो कमांड विंडो में, ये साइन कमांड विंडो का है. तो जब कमांड विंडो में वर्क करते हो या एडिटर विंडो में भी वर्क करो, मान लो मुझे ये लाइन बदलना है तो आप बार बार इसे डिलीट करने से हो सकता है प्रोग्राम में आपका आगे ये कमांड यूज हो जाए. आप इस पे क्या काम करोगे, यहाँ इससे जस्ट पहले एक % कमांड लगा दो तो ये लाइन पूरी ग्रीन हो जाएगी. ये लाइन पूरी क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी. तो ये लाइन प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा. जो लाइन ग्रीन हो जाएगी ना, % कमांड लिख दोगे तो वो लाइन से मिटाने की जरूरत नहीं है वो.
तो अब मान लो मैंने कुछ दे दिया, तो इसके जस्ट नीचे a इज इक्वल टू 10, तो 5 की जगह पे अब ये क्या लेगा, a इक्वल टू 10। जिस लाइन के पहले आप परसेंट कमांड लगा दोगे वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होगा। या जैसे कोई बड़े प्रोग्राम आप बना रहे हो, 3 पेज 4 पेज का सपोज करो कोई प्रोग्राम है, ठीक है, मान लो सपोज करो यहाँ पे आपने पहले पार्ट में, मान लो जैसे 3 पार्ट में प्रोग्राम है, पहले पार्ट में मान लो आपने कुछ सीरीज वगैरह लिखा, सेकेंड पार्ट में सब उसका अप्रोक्सीमेशन वगैरह चेक कर रहे हो, ठीक है। तो अब मान लो ये प्रोग्राम आप अपने फ्रेंड को भेजना चाहते हो और आपने कुछ अपने सिंबल प्रोग्रामिंग में यूज किए, तो जो दूसरा होगा उसे तो ये नहीं मालूम कि आपने इसमें क्या किया एग्जैक्टली, सिंबल किसके लिए लिया। तो बीच बीच में कमेंट देते हैं कि इसमें n जो है वो नंबर ऑफ इटरेशन डिनोट कर रहा है। यहाँ जैसे जो कमांड देते हैं ना, नंबर ऑफ इटरेशन या जो भी आप सिंबल्स यूज कर रहे हो किसके लिए क्या डिनोट कर रहा है, उससे जस्ट पहले परसेंट लिख के कमेंट कर देते हैं, ताकि जो दूसरा प्रोग्रामर हो जो आपके प्रोग्राम को देखे वो भी इसे समझ सके। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन द सिंबल परसेंट symbol is typed in the beginning of a line, the line is designated as a comment that will not be part of the program. This means that when the enter key is pressed, the line is not executed. The percent character follows by text comment can also be typed after a command in the same line. This has no effect on the execution of the command. Usually there is no need for comments on the command window. Comments, however, are frequently used in programs to add descriptions और टू एक्सप्लेन द प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। मैं भी करके दिखा देता हूँ कि परसेंट का क्या यूज है। ठीक है, डाउट तो नहीं आता किसी को? नहीं सर, क्लियर है। बाकी सीएलसी कमांड मैंने आपको बता दिया। सीएलसी कमांड स्क्रीन, जैसे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। जो भी आपने कमांड विंडो वगैरह पे काम कर रखा है, the CLC command type CLC and press enter clears the command window. After working in the command window for, देखो ये शुरू की बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं इस पे टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे ना, तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर मैं कह दूं 3x इज इक्वल टू 5 और एक स्टेटमेंट मैंने दे दिया x इज इक्वल टू 5, देखो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे 5x को अलॉट होगा, यहाँ पे वो कंपेयर करेगा वेदर वैल्यू ऑफ x इज 5 और नॉट। बात समझ में आ गई? डबल इक्वलिटी यूज्ड फॉर कंपैरिजन एंड सिंगल इक्वलिटी यूज्ड फॉर असाइनमेंट। और असाइनमेंट में भी क्या रूल है यहाँ पे कि जो राइट में जो चीजें होती है वो लेफ्ट को असाइन होती है। इस वजह से कुछ हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ बेसिक एजम्पशंस होते हैं, वो आप एज्यूम कर चलोगे। ये नहीं कि x इक्वल टू x प्लस 1 लिखा और आपने कैंसिल कर दिया, तो स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे ये है कि जो भी x प्लस 1 होगा वो इसको अलॉट होगा। तो इन चीजों को समझे, मैथमेटिक्स और इसमें डिफरेंस है। ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है इसको समझना फर्क यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। वरना कोई भी लेमैन को दिखाओगे तो कहेगा ये तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट सही नहीं, जबकि यहाँ तो मीनिंग अलग है। ओके, so after working in the command window for a while, the display may be very long. Once the CLC command is executed, a clear window is displayed, है ना। विंडो क्या हुआ, जिसपे जो भी लिखा हो सब क्लियर हो गया। The command does not change anything that was done before. For example, if some variables were defined previously, they still exist and can be used. The up arrow key can also be used to recall command that were typed before. मान लो एक बार आपने CLC कमांड करके उसे डिलीट कर दिया, लेकिन अप एरो की करके उसे दोबारा क्या था वो दोबारा ला सकते हो। अब यहां से प्रेसिडेंस ऑपरेटर है कि कब ब्रैकेट को प्रेफरेंस देंगे, कब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहता हूँ। पहले आज एक काम आप करेंगे कि आप लोग इसको आज रीड कर लेंगे, बुक की रीडिंग कर लेंगे और मैटलैब इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग। और नहीं आएगा तो मैं किसी दिन मैटलैब इंस्टॉल करना भी बता दूंगा एक लेक्चर लेकर, ठीक है? ओके सर। हाँ, लेकिन वो YouTube पे वीडियोस पढ़े हैं, मैं देख लेंगे उसमें। जी सर। तो मैं आज तो इतना ही रखता हूँ। असल में मैंने वो, अच्छा टाइम भी ओवर हो रहा है ना, ठीक। सर मैटलैब इंटरनेट से चलता है या ऑफलाइन चलता है? नहीं, एक बार इंस्टॉल करने के लिए उसमें एक्चुअली मैटलैब के 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन और एक वो जो सर्वर के थ्रू कनेक्टेड होता है।
आपको अपने सिस्टम पे लेना है तो आप स्टैंड एलोन वाला ले लें। उसमें दोनों होता है ना, अगर की मालूम है आपको मैनुअल तो उसे इंस्टॉल कर सकते हो, वरना इंटरनेट से भी हो जाएगा इंस्टॉल। मैसवर्क पे जाके अकाउंट होता है, वहां से जाके इंस्टॉल कर लेते हैं। लाइसेंस कितने का होता है इसका? अब उसमें ये होता है ना कि आप जितने टूल बॉक्स खरीदेंगे उस हिसाब से कॉस्ट ऐड होता जाता है। वैसे शायद जनरल जो होता है 25,000 के अराउंड होता है। अब लास्ट टाइम डिपार्टमेंट में आया था 2 साल पहले तो 6 थे, वो शायद 4 lakhs के ऐसे कुछ थे। वो पर टूल बॉक्स ना डिफरेंट टूल बॉक्स होते हैं तो उसका अलग होता है। इसके पैरेलल एक साइलैब होता है या ऑक्टेव होता है, वो भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल पैरेलल। लेकिन मैं चाहूंगा पहले वीक आपको 1 महीने का फ्री है, उसके बाद जब डिपार्टमेंट का लैब खुल जाएगा तो आप यहाँ पे है इंस्टॉल, यहाँ आके अपना प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप 1 महीने के लिए तो कम से कम फ्री है ना, वहां से स्टार्टिंग तो कर दें। जी सर। सर लैब कब तक खुल जाएगा? अब देखो, अभी तो नोटिस आएगा तो खुलेगा। अब वो मेरी सर अगर एप्लीकेशन वगैरह दें चेयरमैन तो शायद जल्दी मिल जाएगा। क्या एप्लीकेशन? तो मतलब हमें एक्सपोजर चाहिए मैथलैब के लिए और लैब की जरूरत है तो। हाँ वो अब बात कर लेना अपना, लेकिन अब मैं उसमें नहीं कह सकता क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करेगी मैं कैसे कह सकता हूँ। जी सर। चले, लेकिन अभी सीखे, अभी जब तक किताब है सीखे, मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे खुद आपको। ठीक है, तो मैं क्लास एंड करता हूँ ना फिर। ओके।